हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलिगेशन और मिक्सचर ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आज फर्स्ट पार्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने एफबी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अपनी क्वेरीज वगैरह पूछने के लिए प्लीज़ इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, एलिगेशन और मिक्सचर ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है उससे भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका एसआई एंड सीआई में भी इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही टफ होते हैं। अगर आप एलिगेशन और मिक्सचर का यूज़ ना करें तो इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको ये टॉपिक की हेल्प से मैं बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पहले तो इसके नाम से चलिए समझ लेते हैं। देखिए, एलिगेशन का मतलब क्या होता है? ये एक रूल होता है जो कि बताता है कि कैसे मिक्सचर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है एलिगेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? आरोप लगाना या फिर आरोप प्रत्यारोपण की प्रक्रिया, ठीक है। तो एलिगेशन में आई होता है, तो आपको ये थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं वो हम लोग सीखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाता है, ये बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको टीयर 1 के पेपर्स अगर आप 2-3 उठाएंगे तो उनमें से एक में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। जिसमें कि क्या कह रहा है कि 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय को 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये हो जाए, ठीक है। देखिए, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन होते हैं, आपको तरीके भी पता होंगे। मैं उन तरीकों को एक बार बेसिक से आपको बता दूं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, वो भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आप इनको नोट भी कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक पहली चीज़ जिसको मैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ वो दोनों चीज़ें यहाँ पर, और जो मुझे रिजल्ट चाहिए होता है, जो भी मुझे रिजल्ट या फिर जो भी एक्सपेक्टेड है कि मैं इतना बना लूँ, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए कि इनकी यूनिट्स जो हों वो कैसी हों, सेम होनी चाहिए। सेम यूनिट्स में ही चीज़ें जब होंगी तभी मैं उनको यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एक क्या है, रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, एक रेशियो है, यानी कि इसमें मैं क्या है, एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई या फिर कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये तीनों चीज़ों को मैं कैसे ऐड अप या फिर क्या कैसे रखता हूँ, यहाँ पे कैसे लिखता हूँ कि ये पहली चीज़ तो यहाँ पे सेम यूनिट्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक रेशियो होते हैं, यानी कि मैं इनमें मल्टीप्लाई या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर लिखते कैसे हैं, तो देखिए, पहली चीज़ जिसको मुझे ऐड करना है, यहाँ पे क्या है, 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय। देखिए, स्टार्टिंग में मैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अभी आप वीडियो के एंड तक जाएंगे तो आपको इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके पेपर्स में आए हुए होंगे, और हो सकता है आपको उनको सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आराम से समझ लीजिए सो दैट आगे आपको प्रॉब्लम कभी भी ना फेस हो, ठीक है। तो देखिए, 63 रुपये पर किलोग्राम वाली चाय को ऐड करना है, ये फर्स्ट चीज़ है जिसको मुझे ऐड करना है। किस चीज़ के साथ? वो सेकंड चीज़ होगी, उसको मैं यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। तो देखिए, 90 रुपये पर किलोग्राम, दोनों चीज़ें देखिए किस में है, रुपीज़ पर किलोग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने किस में लिखा, रुपीज़ पर किलोग्राम में। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला रिजल्ट, किसमें मुझे चाहिए कि 72 रुपये पर किलोग्राम में चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 72। अब देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो 9 नंबर से मल्टीप्लाइड, 9 नंबर से डिविजिबल हैं। तो मैं चाहूँ तो इसको 9 से डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप डायरेक्ट घटा सकते हैं तो आप डायरेक्ट घटा लीजिए, उसमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 90 में मैं 72 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 18। और 63 में 72। देखिए, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि मुझे इन दो नंबर्स का हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। क्या लेना है, डिफरेंस। उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उससे फर्क मुझे नहीं पड़ना है। तो 63 और 72 में कौन सा बड़ा है, 72। तो 72 में से 63 में घटा दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो इसमें से ये नहीं मुझे देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, बस एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना है कि जो ये नंबर जो रिजल्ट है वो हमेशा जो फर्स्ट चीज़ ऐड कर रहा हूँ और जो सेकंड चीज़ ऐड कर रहा हूँ उसके हमेशा बीच में होना चाहिए, यानी कि 63 और 90 के बीच में है 72, तभी ये नंबर मेरा आंसर आएगा। अगर ये नंबर इन दोनों के बाहर है, यानी कि यहाँ पे 92 लिखा हो या फिर 61 लिखा हो, उन दोनों ही केसेस में मेरा आंसर नहीं आएगा। तो क्या ये जो रिजल्ट के बीच में जो नंबर लिखा हुआ वो हमेशा कैसा होना चाहिए, उन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 18 और 9। तो इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए।
देखिए जब इन दोनों को मैंने घटाया तो मुझे कितना मिला 18, और जब इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया तो मुझे मिला 9। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 18 और 9 को, तो ये कितना आ जाएगा, 9 से काट दिया 2:1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो पहली वाली क्वांटिटी है जब मैं 2 लूंगा, और दूसरी वाली जो क्वांटिटी है जब मैं 1 अनुपात में लूंगा, यानी कि जब मैं पहली क्वांटिटी 2 अनुपात में और दूसरी क्वांटिटी 1 अनुपात में लूंगा, तब मुझे मेरा रिजल्ट जो है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ को समझते हैं। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप गर्मियों के समय में आप पानी को मिक्स करते हैं, तो आप कैसे मिक्स करते हैं कि थोड़ा सा पहले ठंडा पानी ले लेते हैं। अगर उसमें ज़्यादा कोल्ड वाटर ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें क्या करते हैं, हॉट वाटर मिलाते हैं। आप उसके अंदर हाथ डाल के रखे रहते हैं सो दैट आप चेक करते रहें कि टेम्परेचर कितना हो रहा है, सही या गलत। तो देखिए कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अगर मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर का कोल्ड वाटर लिया हो और 80 डिग्री का हॉट वाटर लिया हो, तो मैं हॉट वाटर ज़्यादा डाल दूं तो 80 डिग्री से ज़्यादा वो 85 तो कभी भी नहीं पहुंच सकता है। और ना ही मैं पूरा कोल्ड वाटर भी रखूंगा तब भी वो 0 डिग्री पहुंच जाएगा। तो चीज़ जब मैं दो चीज़ें ऐड कर रहा हूं तो वो हमेशा 1 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में ही रहने वाली है। तो वही चीज़ एलिगेशन का रूल भी कहता है कि जब मैं 63 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय को 90 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय के साथ मिला रहा हूँ, तो हमेशा जो मिक्सचर का रिजल्टेंट आएगा वो उसके बीच में ही रहने वाला है, वो उससे बाहर कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, किस अनुपात में मैं मिलाऊं, 2:1 में, ठीक है गाइज। तो इसी पे बेस्ड कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा सिर्फ आपको कैलकुलेशन बेस्ड है, बाकी इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 7 रुपए और 20 पैसे वाला गेहूं 5 रुपए और 70 पैसे वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है, तो गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 6 रुपए 30 पैसे हो जाए। तो अगर आप इसको दशमलव नहीं हटाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दशमलव में सॉल्व करने में दिक्कत हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 10 का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही आपको अभी बताया कि ये रेशियोज हैं। तो आप सीधे से क्या किए, 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए आपके दशमलव जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी को ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे तो हो सकता है वो घटाने में काफी टाइम लगाए, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि ये तीनों नंबर्स कैसे होते हैं, रेशियो होते हैं, तो अब आपको इसमें घटाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब 72 में आप 63 घटाएंगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा, 9, 7 और 2 9, यहाँ पे 9 आ गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा सीधे से, 3 और 3 6, तो ठीक है। तो देखिए 2 से आप यहाँ पे काट दीजिए, सॉरी 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2:3, ये मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ गया कि 7 रुपए 20 पैसे वाली अगर मैं गेहूं को 2 और 3 अनुपात में, किसको, 5 रुपए 70 पैसे वाले गेहूं के साथ मिलाऊंगा, 2:3 में जब मैं मिलाऊंगा, तो मुझे 6 रुपए 30 पैसे वाला मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को ऐसे मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है। इसमें क्या बोल रहा है कि 37 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन है। वो पूछा गया है कि 37 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल 48 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल वाले 25 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 40 रुपए हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि 37 रुपए पर किलोग्राम वाला चावल, कितना चावल 48 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम वाले चावल के साथ मिलाया जाए, वाले 25 किलोग्राम चावल के साथ, इसकी अमाउंट भी दे दी आपको कितना कि 25 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 40 रुपए हो जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं एक वही जैसे मैंने आपको बताया एलिगेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो एक आप ये बना लीजिए। अब तीनों चीजें मुझे, तीन चीजें किस में पता है, देखिए यहाँ पे भी रुपए प्रति किलोग्राम है, यहाँ पे भी रुपए प्रति किलोग्राम है, और यहाँ पर भी रुपए प्रति किलोग्राम है। मिश्रण का मूल्य है तो वो रुपए पर किलोग्राम में ही होगा, ठीक है। तो मैं पहले तो इन तीनों चीजों को सॉल्व करके एक रेशियो निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 48 रुपए 40 पैसे में 40 घटाऊंगा तो ये कितना, 8 रुपए 40 पैसे आ जाएगा, और इसको इसमें से घटाऊंगा तो मुझे कितना, 3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे एक दशमलव हटा दिया, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया, 84, और ये कितना हो गया, 30। तो अब मैं इसको किससे देखिए डिवाइड कर सकता हूँ, 6 से इसको मैं काट सकता हूँ। तो देखिए 6 से कितनी बार जाएगा ये 14 6 84, और यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो 14:5 में जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने रिजल्टेंट ये नहीं पूछा है कि किस रेशियो में मिलाएं, उसने बोला हुआ है कि 48 रुपए 40 पैसे वाला चावल कितना, 25 किलोग्राम चावल मिलाना है। तो जो वैल्यू मेरे को पता है कि 5 अनुपात में मिलाना था, उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, यानी कि कितने का मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5 का। तो इधर भी मैं
मैं क्या करूंगा, 5 का सीधे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 37 रुपये पर किलोग्राम वाला कितना चावल, 14 पंचे 70, यानी कि 70 किलोग्राम जब ये चावल मिलाया जाएगा तब मुझे फाइनली जो मिश्रण होगा वो 40 रुपये पर केजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसका क्रय मूल्य कितना है, 14 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, तो 40 लीटर्स आपके पास मिल्क है और उसका क्रय मूल्य कितना है, 14 रुपीज़ पर लीटर है। ठीक है, 14 रुपीज़ पर लीटर आपका क्रय मूल्य यहाँ पे गिवन है इस दूध का जो भी है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, यहाँ पे आपको वाटर मिलाना है। ठीक है, वाटर के बारे में एक चीज़ आप याद रखिए, इसका क्वेश्चन में जब भी यूज़ होगा इसको हमेशा ये माना जाता है कि ये 0 रुपीज़ पर लीटर आपको फ्री में ये मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये 0 रुपये का आपको हर जगह पे ऐड करना है। अब इसमें बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो जो मिक्सचर बने इन दोनों को ऐड करने की वजह से उसका मूल्य कितना हो जाए, 8 रुपीज़ पर लीटर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको इस क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे 14 रुपये पर लीटर है, यहाँ 0 रुपये पर लीटर है और चाहिए आपको 8 रुपये पर लीटर। तो आप क्या कीजिए, क्रॉस घटा दीजिए। तो 14 में 8 गया 6, 0 में 8 गया 8। ठीक है, तो 8:4, या फिर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो 4:3, यानी कि अगर 4 अमाउंट का मैं अगर दूध लेता हूं तो मुझे 3 अमाउंट में वाटर लेना पड़ेगा। तो दूध मैंने कितना अमाउंट लिया हुआ है, 40 लीटर, तो मुझे पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 30 लीटर वाटर मुझे मिलाना पड़ेगा। देखिए 4 से 40 लिया हुआ है जो 4 वाली चीज़ है, तो 3 वाली चीज़ को भी कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए इसी तरह से जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से देखिए कैसे अच्छे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। देखिए किसी ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 8,000 रुपये है। इसमें 14 इंजीनियर हैं जिनका औसत वेतन कितना है, 12,000 रुपये है। और 6 क्लर्क हैं जिनका औसत वेतन कितना है, 6,000 रुपये है। तो देखिए पहली चीज उसने क्या बोला कि किसी ऑफिस में जो सारे कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 8,000। तो मुझे तीन चीजें जो पता है वो क्या पता है कि औसत वेतन जो एवरेज सैलरी है वो मुझे तीनों की पता है। ठीक है, तो मैं एवरेज सैलरी ही तीनों के रख लूंगा। तो 8,000 जो है वो सभी की है, जो इंजीनियर्स की है वो कितनी है, 12,000 है, लेकिन उनकी संख्या भी गिवन है, वो कितनी है, 14 लोगों के जो इंजीनियर हैं उनकी सैलरी कितनी है, 12,000 है। और जो क्लर्क हैं उनकी सैलरी कितनी है, 6,000 रुपये है। ठीक है, तो 6,000 में क्लर्क कितने हैं वो मुझे नहीं पता है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि सभी कर्मचारियों की संख्या वो जानना चाहता है। तो आप पहले तो एलिगेशन लगा लीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस में घटाएंगे तो ये 6,000 में 8,000 तो कितना बचा, 2,000। और यहाँ पर 12,000 में 8,000 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 4,000। ठीक है, तो जीरो से सारे जीरो काट दीजिए तो ये कितना बता, 2:4 या फिर 1:2। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर ये लोग जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अगर वो 1 होंगे तो जो क्लर्क होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इंजीनियर्स हैं वो कितने हैं, 14 हैं। तो क्लर्क्स कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, दुगने हो जाएंगे उसके। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे क्या पता चल गया कि इंजीनियर्स कितने हैं और क्लर्क्स कितने हैं, ये तो मुझे पता चल गया। अब उसने ये नहीं पूछा कि क्लर्क्स कितने हैं, उसने क्या पूछा हुआ है, सभी कर्मचारियों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो ऑल एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे, 14 ये और 28 ये कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिए। 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 और 2 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 42 टोटल कर्मचारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी एकदम सेम टाइप का ही है। इसमें क्या बोला गया है कि 120 टोटल छात्र हैं, ठीक है, जिनका औसत प्राप्तांक कितना है, 35 अंक है। तो जो टोटल छात्रों का प्राप्तांक होगा वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, बीच में लिखूंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें से कुछ पास हुए छात्र हैं और कुछ फेल हुए हुए छात्र हैं। ठीक है, तो पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 39 है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा जो टोटल के एवरेज होगा। और फेल हुए छात्रों का भी ऑब्वियस है कि उससे कम ही होगा, तो फेल हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है। अब उसमें पूछ रहा है कितने लड़के पास हुए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले तो एवरेज निकालूंगा। तो 15 में 35 का डिफरेंस कितना आ गया, 20। और 35 और 39 का डिफरेंस कितना आ गया, 4। तो इसका मैं पहले रेशियो ले लूं, ये कितना आ जाएगा, 5:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 छात्र पास हुए होंगे तब एक छात्र फेल हुआ होगा। तो टोटल छात्र कितने हैं, मेरे अकॉर्डिंग 6 छात्र हैं। और सवाल में कितना कहा गया है, टोटल छात्र कितने हैं, 120। तो एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 20 आ गई। 6 से मैंने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, एक की वैल्यू 20। अब सवाल में क्या पूछा गया है, कुल कितने लड़के पास हुए, तो मेरे अकॉर्डिंग पास कितने हुए थे, 5। तो 5 की वैल्यू में क्या निकाल दूंगा, 20 पंचे 100। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उषा के पास कुछ 100 रुपए के नोट हैं और कुछ 50 रुपए के नोट हैं। यदि उसके पास कुल 85 नोट हैं और कुल धन कितना है 5,000 रुपए हो, तो 100 रुपए के कितने नोट होंगे। देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझ जाएंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसका जो एक रूल होता है वो क्या होता है कि जो चीज़ लेफ्ट में होती है, जो कि यहाँ पे होती है फर्स्ट चीज़, और जो ये सेकंड चीज़ होती है, इसका एक ये रूल भी होता है कि ये चीज़ जो है ये एक लेफ्ट का जो है मैक्सिमम है, मतलब जो मेरी वैल्यू है वो इससे कम तो हो नहीं सकती और ना इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ मेरी होती हैं, अगर मैं कहूँ कि ये छोटी वाली वैल्यू है और ये बड़ी वाली वैल्यू है, तो जो वैल्यू होती है वो मेरी इससे हमेशा जो है ज़्यादा होती है और इससे हमेशा कम होती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, देखिए क्या तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए कि जो टोटल नोट्स हैं 100 रुपए के नोट्स हैं उसके पास और कुछ 50 रुपए के नोट हैं, तो टोटल नोट हैं कितने 85 हैं उसके पास। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं ये सोच लेता हूँ कि जो उसके पास 85 नोट हैं वो अगर सारे के सारे 100 के होते तो उसके पास कितने रुपए हो जाते, 85 100 रुपए हो जाते। ठीक है, और अगर उसके पास सारे के सारे जो नोट हैं वो कितने के होते, 50 के होते, तो उसके पास कितने रुपए हो जाते, तो उसके पास हो जाते 4,250 रुपए। इसका जस्ट आधा हो जाता, तो उसके पास 4,250 रुपए हो जाते। लेकिन असल में उसके पास कितने नोट रुपए हैं, असल में उसके पास 5,000 रुपए हैं। तो 5,000 को मैं कहाँ रखूंगा, बीच में। ठीक है, तो अब मैं इस तरह से मैंने ये बना लिया एलिगेशन। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4,250 में मैं कितना घटा दूं, 5,000, तो ये कितना आ जाएगा 750 रुपए। और यहाँ पर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 3,500 रुपए। तो देखिए इसमें से एक जीरो से एक जीरो काट दिया। यहाँ पर मैं इसको अगर काटूं 25 से काटता हूँ तो 25 या 75, और ये कितने बार जाएगा 25 से, 25 चौके 100 होता है, 4 तियाँ 12 और 4 12 और 2, 12 और 2 14। ठीक है, तो 3 अनुपात यहाँ पे मेरा आ गया, 3 अनुपात 14। तो जो 100 रुपए की जो नोट होंगी अगर वो 3 होंगी तो उसके पास जो 50 रुपए की जो नोट होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 14 नोटें होंगी। तो उसने क्या पूछा है कि अगर उसके पास टोटल नोटें कितनी है, 85 हैं, तो 14 और 3 17। तो 17 मेरे अकॉर्डिंग टोटल नोट्स कितनी है, 17 है, और सवाल में टोटल नोट कितनी है, 85 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 पचे 85। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है 100 रुपए के कितने नोट है, तो मेरे अकॉर्डिंग 100 रुपए कितनी नोट थी, 3। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पचे 15, यानी कि उसके पास 15 नोटें 100 की होंगी। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। अब देखिए ये भी एकदम सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर आप इन तरह क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करना समझ गए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति ऑटो द्वारा यात्रा करता है तो उसे कितना 7.5 रुपए पर किलोमीटर देना पड़ता है, और अगर वह कार से यात्रा करता है तो उसे 3 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ता है। ठीक है, और यदि उसे 80 किलोमीटर की यात्रा के लिए 330 रुपए का भुगतान किया हो, तो देखिए 330 रुपए का भुगतान किया हो कितने किलोमीटर की यात्रा के लिए, मैं अगर इसको 80 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, रुपीस पर किलोमीटर इतना आ गया। ठीक है, तो देखिए अब तीनों चीजें सेम हो गई हैं, ये कब के लिए है, ऑटो के लिए, और ये कब के लिए है, कार के लिए। ठीक है, तो अब मैं या तो इसको ऐसे ही सॉल्व करूं या फिर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 8 का तीनों नंबर्स में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 का जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, और फिर 4 15 चौको 60 यहाँ पे आ जाएगा, 8 16 8 3 24 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना रहेगा 33। ठीक है, 8 से मैंने तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 24 में 33 गया कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 में 3 गया 27। ठीक है, तो ये देखिए रेशियो कितना आ गया, 1:3 का। ठीक है, तो ये 1:3 आ गया। तो अब मेरे अकॉर्डिंग टोटल जो यात्रा है वो कितने किलोमीटर की थी, 80 किलोमीटर की, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो 4 की वैल्यू किसके, 80 के बराबर। तो उसने पूछा क्या है कि ऑटो से उतनी कितनी कितनी दूरी तय करी, जितनी दूरी तय करी होगी उतना ही तो उसने रुपीस पे किया होगा। देखिए जब 80 था ये किलोमीटर था, तो जब मैंने किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया तीनों चीज़ों को तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ रुपीस। तो जिससे जितना रेशियो में उसने दूरी तय करी होगी उसी रेशियो में उसे रुपए देने पड़े होंगे। तो मैं यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है उसी की वैल्यू निकाल लूँ। तो 4 की वैल्यू 80 आई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि उसने 20 किलोमीटर ऑटो से तय किया और बाकी दूरी उसने कार से तय करी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 20 दिनों के लिए इस शर्त पर काम पर रखा गया कि प्रत्येक दिन आने पर उसे 60 रुपए मिलेंगे, जबकि एक दिन ना आने पर वह 5 रुपए दंड के रूप में अदा करेगा। ठीक है, यदि उसे 745 रुपए मिले हों तो वह कितने दिन काम पर आया। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब वो पर डे आता है तो उसे कितने मिलते हैं, 60 रुपए मिलते हैं, और 20 दिन है टोटल। तो मैं ये मानता हूँ कि मान लिया वो पूरे दिन गया होता तो क्या होता। तो जब वो पूरे दिन गया होता तो 60 रुपए हर दिन मिले होते, तो 60 गुणे 20 करने पर 1200 रुपए उसने टोटल कमा लिए होते। और अगर मैं ये मानता हूँ, एक बात आप पूरी पॉजिटिविटी लेके चलिए और एक बार आप पूरी निगेटिविटी लेके चलिए। मान लिया कि वो 20 दिन नहीं गया होता, तो उसे क्या करना पड़ता, 5 रुपए जो दंड के रूप में अदा करने हैं वो अदा करता, तो 20 पंचे 100 रुपए उसे वापस दे के आना पड़ता। लेकिन असल में क्या हुआ, असल में कुछ ऐसा हुआ कि उसे 745 रुपए मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कुछ दिन तो गया होगा और बाकी दिन वह नहीं गया होगा। ठीक है, तो अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। एलिगेशन मैंने लिख लिया है और अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 645, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 455। ठीक है, इसको देखिए 800 है, 400 तो सीधे सीधे आ गया और बाकी बचा हुआ 55। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 13:7। ठीक है, तो 13:7 आ गई। तो उसने टोटल दिन भी कितने काम किया था, 20, और देखिए यहाँ पे सीधे से मेरे अकॉर्डिंग भी कितने आ गए, 20 दिन आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वह 13 दिन गया था और 7 दिन नहीं गया था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, कितने दिन काम पे आया, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा कि वह 13 दिन काम पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति को 20 दिनों के लिए इस शर्त पर काम पर रखा गया कि प्रत्येक दिन आने पर उसे 60 रुपए मिलेंगे, जबकि एक दिन ना आने पर वह 5 रुपए खो देगा, यानी 5 रुपए उसे दंड के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि उसे 745 रुपए मिले हों तो वह कितने दिन काम पर आया। तो देखिए, मैंने इसको अभी सॉल्व करने का तरीका बताया कि आप क्या कीजिए, एक बार पूरी पॉजिटिव चीज लेके चलिए कि उसने हर चीज करी ही होगी, और एक बार आप निगेटिव लेके चलिए कि हो सकता है उसने कुछ भी ना किया हो। ठीक है, तो दोनों केसेस को आप कर लीजिए और फिर बीच की जो वैल्यू आपको दी हो उसको रख के आप एलिगेशन को लगा दीजिए। ठीक है, तो मैंने माना कि वो 20 दिन काम पर गया हो और 60 रुपए उसको मिले होंगे, तो टोटल उसने कितना कमा लिया होता, 20 संगे 120 और 1200। ठीक है, और अगर वह एक भी दिन काम पर ना गया होता तो उसे कितने रुपए देने पड़ते, 20 पंचे 100। लेकिन देखिए, ये गाइस 100 रुपए उसे देने पड़ते। यहाँ पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसे 1200 रुपए मिले होंगे, तो यहाँ पे 100 रुपए उसे देने पड़ेंगे, तो ये साइन कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो उसे टोटल कितने, 745 रुपए मिले। तो 745 रुपए जब उसे मिल रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, मुझे इन दोनों में कैसा लेना था, डिफरेंस लेना था। लेकिन जब एक वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तब आप डिफरेंस लेंगे तो वो वैल्यू कैसा, ओवरऑल उसका सम हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 845। और यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये 455। ठीक है, 455 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 13:7। ठीक है, इसकी वैल्यू आपका कितना आएगा, 13:7। तो देखिए, टोटल दिन मेरे अकॉर्डिंग कितने हैं, 20, और सवाल में भी टोटल दिन कितने कहे गए हैं, 20 दिन उसने टोटल काम किया हो। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा कि 13 दिन उसने काम पर गया होगा और 7 दिन वह काम पर नहीं गया होगा। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर कोई भी एसएससी या फिर बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आपने इस तरह का क्वेश्चन देखा जरूर होगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही आता रहता है बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम्स में, एसएससी में। तो इसको चलिए आराम से समझ लेते हैं, सेम टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक बार जो सही उत्तर के लिए किसी भी एग्जाम में सही उत्तर के लिए क्या है, 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि लड़के ने कुल 60 प्रश्न हल किए हों और उसे 130 अंक मिले हों टोटल, ठीक है, 60 सॉल्व किए हों, 130 मिले हों, तो सही प्रश्नों एवं गलत प्रश्नों की संख्या आपको बतानी है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो 60 प्रश्न है, अगर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता तो 60 के 60 क्वेश्चन सही करता, तो +4 हर एक के लिए मिलता, तो 60 चौको 240 अंक उसके टोटल होने चाहिए थे। और अगर मानता हूँ कि मैं एक बहुत ही स्टूपिड टाइप
का स्टूडेंट रहा होगा और हर एक क्वेश्चन उसने गलत किया हो, तो कितना 60 में से हर एक क्वेश्चन गलत होगा तो -60 उसके मार्क्स आने चाहिए थे। लेकिन उसके टोटल आए कितने, 130 नंबर्स उसके आए हुए हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो डिफरेंस कैसा सम अप हो जाएगा। तो 190 उसके इधर आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 240 में 130 घटाएंगे तो यहाँ पे 70 और 40 110। ठीक है, तो इसका 0 से 0 काट दीजिए, तो ये कितना रेशियो आ गया, 19:11। या फिर मेरे अकॉर्डिंग टोटल क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, 19 और 11 30। मेरे अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चंस होने चाहिए थे जिसमें 19 वो सही करता और 11 गलत करता। लेकिन सवाल में कितने हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, यानी हर एक की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो पूछा क्या गया, सही प्रश्न और गलत प्रश्न बताइए। तो हर एक की वैल्यू जब दुगनी है तो सही प्रश्न उसने कितने किए होंगे, 19 दूनी 38, और गलत कितने किए होंगे, 22। 38 क्वेश्चंस उसने सही किए होंगे और 22 क्वेश्चंस गलत किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसको कल एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक फ्रेंड ने कल पूछा भी हुआ है एबी पे ग्रुप पे, तो वो भी समझ ले इसको ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्थान पर कुछ चिड़ियां हैं और कुछ हाथी हैं। अब बोला क्या गया है कि सरों की संख्या 40 हो और पैरों की संख्या कितनी हो, 110। तो हाथी की संख्या बताइए। तो देखिए गाइस यहाँ पर टोटल नंबर्स उसने कैसे दिए हुए हैं, 40। देखिए सर तो सभी के पास एक ही होते हैं, हेड्स जो होते हैं वो तो सभी के पास एक होते हैं। आपने कोई ऐसा जानवर देखा है जिसके पास 2 हेड्स होते हो? अगर ऐसा कोई देखा हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए। अदरवाइज जितने भी जानवर होते हैं उनके पास सर तो एक ही होता है, ठीक है, हेड एक ही होता है। और यहाँ पर क्या दी हुई है, सरों की संख्या क्या दी हुई है, 40। तो मैं क्या मानता हूँ कि अगर यहाँ पे टोटल, इससे सिर्फ नंबर पता चल गया, बाकी ये कुछ और नहीं कहना चाहता। यहाँ पे ये पता चल गया कि टोटल चिड़िया और हाथी मिला के टोटल नंबर ऑफ कितने एनिमल्स हैं वो 40 हो गया। अब क्या बोला गया है कि कुछ चिड़िया हैं, तो चिड़िया क्या होती हैं, बर्ड्स। बर्ड्स में कितने लेग्स होते हैं, बर्ड्स के लेग्स होते हैं देखिए 2। ठीक है, और जो एलिफेंट्स होते हैं उनके लेग्स कितने होते हैं, एलिफेंट्स के तो 4 लेग होते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या मानूं कि अगर जो 40 के चालों जो एनिमल्स हैं अगर वो चिड़िया होती तो उनके कितने लेग्स होते, 40 दूनी 80 होते। लेकिन अगर 40 जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एलिफेंट्स होते तो उनके कितने लेग्स हो जाते, 40 को 160 हो जाते। लेकिन सवाल में क्या बताया गया कि पैरों की संख्या कितनी आई, 110 आई है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 160 में से 110 घटा 50 और 80 में से 110 गया तो 30। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 50:30, यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5:3। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल जो जानवर होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, 8। तो उसमें से 5 कैसी हो जाती, चिड़िया हो जाती, और 3 क्या हो जाते, हाथी हो जाते। लेकिन टोटल जानवर कितने हैं, टोटल जानवर हैं 40। तो अब मेरे से पूछा क्या गया, हाथियों की संख्या। तो हाथियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी